आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक इनकम टैक्स का चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरीज या वेतन से आय पढ़ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो भी इनकम वह अर्न करता है उसे आयकर अधिनियम की धारा 14 में वर्णित विभिन्न 5 भागों में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला हेड होता है वो है वेतन से आय या इनकम फ्रॉम सैलरीज। सेकंड है मकान संपत्ति से आय। थर्ड व्यवसाय या पेशे से आय। फोर्थ है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। वह सबसे लास्ट में आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आज हम सबसे पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले नियोक्ता से जो पारिश्रमिक, मजदूरी, बोनस, कमीशन, भत्ते, अनुलाभ या विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आदि मिलते हैं तो उन सभी के योग को वेतन माना जाता है। वह वेतन से आय शीर्षक की गणना करते समय उसे वेतन में शामिल किया जाता है। इस प्रकार वेतन में सभी मौद्रिक भुगतानों, अनुलाभों के मूल्यों व वेतन के स्थान पर प्राप्त होने वाले सभी भुगतानों के योग को शामिल किया जाता है। वेतन के स्थान पर लाभ में कोई ग्रेजुटी, पेंशन, अर्नड लीव सैलरी, कंपनसेशन, प्रोविडेंट फंड आदि को शामिल किया जाएगा। अनुलाभ में एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त विभिन्न प्रकार की सुविधाओं एवं लाभों को शामिल किया जाता है। ये नगद, किसी वस्तु या सुविधा के रूप में दी जा सकती है। आयकर के लिए केवल वे सुविधाएं एवं लाभ ही अनुलाभ माने जाते हैं जो वस्तु अथवा सुविधा के रूप में प्रदान किए जाते हैं और जिनको मुद्रा में मापा जा सके। जैसे कि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान देता है और कर्मचारी से उसका किराया भी नहीं लेता, या कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है तो नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि अनुलाभ मानी जाएगी। वह वेतन शीर्षक की आय में शामिल की जाएगी। अब हम वेतन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो वो है कि भुगतान करने वाले व भुगतान प्राप्त करने वाले दोनों के बीच में नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को सैलरी अपने एम्प्लॉयर से मिलती है तो ही उसे सैलरी हेड में शामिल किया जाएगा। यदि भुगतान करने वाले एवं भुगतान प्राप्त करने वाले के बीच नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध नहीं हो तो ऐसी आय को सैलरी हेड में शामिल नहीं की जाएगी। जैसे कि कोई एक कंपनी का संचालक है, उसे पारिश्रमिक मिलता है तो उसके पारिश्रमिक को वेतन शीर्षक में शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल किया जाएगा, क्योंकि कंपनी का संचालक कंपनी का कर्मचारी नहीं होता और संचालक और कंपनी में नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध भी नहीं होता। इसी प्रकार कोई संसद सदस्य एवं विधानसभा के सदस्य यदि मासिक वेतन पाते हैं तो उनके वेतन को वेतन शीर्षक में न दिखाकर अन्य साधनों से आय शीर्षक में दिखाया जाएगा, क्योंकि उन सदस्यों व सरकार के बीच नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध नहीं होता। इसलिए किसी भी इनकम को सैलरी हेड में शामिल करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों के बीच नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध हो। नेक्स्ट है, एक कर्मचारी एक से अधिक नियोक्ताओं के यहाँ काम कर सकता है, अर्थात उसके एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं। इसलिए सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य होगा। आयकर की दृष्टि से वेतन
व मजदूरी में कोई अंतर नहीं किया गया है। वेतन व मजदूरी दोनों को ही वेतन शीर्षक की आय में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेतन एवं पेशे की आय। यदि कोई पेशेवर व्यक्ति जैसे कि कोई डॉक्टर, वकील या इंजीनियर अपनी सेवाओं के बदले अपने ग्राहकों से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो ऐसी आय को व्यवसाय या पेशे से लाभ शीर्षक में दिखाया जाएगा, क्योंकि पेशेवर व्यक्ति व ग्राहकों के मध्य नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध नहीं होता। लेकिन यदि कोई पेशेवर व्यक्ति कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है तो उसे अपने नियोक्ता से प्राप्त पारिश्रमिक वेतन शीर्षक की आय में शामिल किया जाएगा। जैसे कोई डॉक्टर है, वो निजी रूप से प्रैक्टिस भी करता है और एक हॉस्पिटल में भी डॉक्टर के रूप में नियुक्त है, तो इस डॉक्टर को हॉस्पिटल से मिलने वाला पारिश्रमिक तो वेतन शीर्षक की आय में शामिल किया जाएगा। वह प्रैक्टिस करने पर जो आय होती है उसे व्यापार या पेशे से लाभ शीर्षक में शामिल किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को अपने नियोक्ता के अलावा अन्य व्यक्ति से कोई पारिश्रमिक प्राप्त होता है तो ऐसी आय को वेतन से आय शीर्षक में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि भुगतान देने वाले व भुगतान प्राप्त करने वाले दोनों व्यक्तियों के बीच नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कोई एक विश्वविद्यालय का प्राध्यापक है जो किसी अन्य विश्वविद्यालय या पेशेवर संस्थाओं की उत्तर पुस्तिका जांचने का काम करता है और ऐसी पुस्तिकाएं जांचने पर उनसे कोई पारिश्रमिक मिलता है तो ऐसी आय अन्य साधनों से आय शीर्षक या व्यापार या पेशे से लाभ शीर्षक में कर योग्य होगी। वेतन किसी भी समय अंतराल में प्राप्त हो सकता है, चाहे वो दैनिक हो, साप्ताहिक हो, पाक्षिक, मासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर किसी भी आधार पर प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर दायित्व का आधार। तो किसी गत वर्ष में अर्जित अथवा प्राप्त वेतन उसी गत वर्ष की आय में शामिल किया जाएगा। यदि वेतन देय होने व प्राप्त होने में से एक भी घटना गत वर्ष में घटित हो जाती है तो ऐसा वेतन गत वर्ष की आय में ही शामिल किया जाएगा। इसलिए कोई अग्रिम वेतन प्राप्ति वाले गत वर्ष की आय में ही शामिल किया जाएगा और जिस गत वर्ष में वह देय होगा उस गत वर्ष में आय में दोबारा नहीं जोड़ा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को उसकी सेवा समाप्ति के बाद भी अपने भूतपूर्व नियोक्ता से कोई भुगतान प्राप्त होता है अथवा पेंशन प्राप्त होती है तो ऐसी राशि उस व्यक्ति के लिए वेतन शीर्षक के अंतर्गत ही कर योग्य होगी।